हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 5 आज हम शुरू करने वाले हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आज 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग इस वीक को एंड करेंगे। तो चलिए, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सबसे पहले जो कल का होमवर्क था इसे कर लेते हैं। इसका जवाब बताएंगे बच्चे जल्दी से। 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 30 और ये 24, ये संख्याएं हमारी प्राइम नंबर्स में बदलनी चाहिए। तो 30 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 गुणा 3 गुणा 5। भाई 2 तिया 6, 6 पंजू 30। तो 30 को तो आपने ऐसे लिख दिया, उसकी पावर 5। 24 को आप क्या कह सकते हो? 8 तिया 24 होता है ना, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और गुणा 3। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज किया तो ये पावर अलग अलग हो जाएंगी। गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, ये हो जाएगी 3 पंजे 15, 2 की पावर 15 और 3 की पावर 5। अब 2 की पावर को अलग जोड़ लो। 15 5 20, 3 की पावर 5 और 5 10, और 5 की पावर 5। अब उसने क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स में चेंज हो गए बेस, तो सारी पावर्स को जोड़ दो। 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। जब भी प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो आप क्या करोगे? सारी पावर्स को ऐड कर दोगे। दैट्स इट। चले आगे, नेक्स्ट। आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट अगर मैं कहूंगा कंपेयर टू बाकी 4, थोड़ा सा आज डाउन है। थोड़ा सा लेवल मैं कहूंगा, जो हमने 4 प्रैक्टिस सेट पढ़े उससे थोड़ा सा लेवल कम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाकी दिन से आज आपका स्कोर इंक्रीज होना चाहिए। अगर आज स्कोर डाउन है और स्कोर भी उतना ही है जितना और दिन रहता है, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर पेपर का लेवल कम हो तो स्कोर आपका ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम में भी यही रूल फॉलो होता है कि जो शिफ्ट आसान होती है, अगर उसमें बच्चे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। आसान शिफ्ट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के पास कि भैया गलती करने की गुंजाइश नहीं है। हार्ड शिफ्ट में तो ये है कि चलो गलती कर दी, कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन वगैरह में। आसान शिफ्ट में नहीं होगा। यदि किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो हमें 70 ही मिलता है। बताइए वो संख्या क्या है? भाई अगर मैंने 70% में से 70 माइनस कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? 70 ही मिलेगा। तो ये 70% में से 70 माइनस करके जीरो मत कर देना। ये परसेंट वाली वैल्यू अलग है और ये फाइनल वैल्यू अलग है। तो ये माइनस का 70 उधर जाकर प्लस का 70 हो जाएगा। तो 70% कितना हो गया? 140। तो 1% कितना हो गया बच्चा? 2 के बराबर हो गया। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपका 200 के बराबर। क्या मैं सही हूं? 100% की वैल्यू 200 के बराबर होगी। सही है भाई। आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन यूपीएसआई का पूछा गया सवाल है। चे देखते हैं क्या है सवाल में। कह रहा है एक्स और वाई क्रम से 1200 और 2400 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक्स और वाई बिजनेस शुरू करने के 6 महीने बाद जेड 1800 रुपए लेके जुड़ जाता है और प्रबंधक के रूप में प्रबंधक के वेतन के रूप में पूरे प्रॉफिट का वार्षिक लाभ का 10% भी अलग से वो प्राप्त करता है। वर्ष का कुल लाभ जेड का वेतन देने से पहले, यानी कि ये 10% से पहले टोटल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो कुल लाभ 7200 रुपए है। तो बताइए जेड को अंतिम राशि फाइनली जेड को कितना पैसा मिला है। बच्चे ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इसमें हम चलते हैं स्टेप वाइज। स्टेप वाइज मतलब 3 स्टेप में कहानी चलेगी। पहला स्टेप, जितने भी लोगों ने बिजनेस किया सबके पूंजी का अनुपात। कौन व्यक्ति कितने दिन बाद जुड़ा वो मैटर नहीं करता है पहले स्टेप में।
ये मैटर करता है कि किसने कितना पैसा लगाया। तो 3 लोग थे एक्स वाई जेड, एक्स ने लगाए 1200 रुपए, वाई ने लगाए 2400 रुपए, और जेड कितने लगा के आया 1800। भाई बेशक जेड हमारा बाद में आया, लेकिन पहले स्टेप में उसका जिक्र होगा ही नहीं समय का। पहले स्टेप में होगा कौन कितना पैसा लगाता है। तो 12 एक 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18। ये हो गया उनकी कैपिटल का रेशियो। अब हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। अब अगर समय वर्ष का कुल लाभ, वर्ष का कुल लाभ यानी कि बिजनेस जो है वो पूरे 12 महीने चला। कितने महीने चला मेरे भाई? पूरे 12 महीने। और अगर एक्स और वाई ने बिजनेस शुरू किया तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहे होंगे ये दोनों। तो एक्स और वाई का समय हो गया 12-12 महीने। और जेड जो है वो 6 महीने के बाद आया है। जेड 6 महीने के बाद आया। इसका मतलब है जेड बिजनेस में कितने दिन रहा? 12 में से 6 महीने हटा दो सर, जेड जो है वो पूरे 6 महीने के लिए रहा। रेशियो आ जाएगा 1, 2 और 2। अब तीसरे स्टेप में कहानी आती है प्रॉफिट की, लाभ की। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल इंटू टाइम यानी कि पूंजी को समय से गुणा कर दो, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सवाल ने एक ट्विस्ट दिया। सवाल ने ट्विस्ट दिया कि जो जेड है ना भैया, वो प्रबंधक के वेतन के रूप में पूरे लाभ का 10% अलग करता है, उसे अलग से मिलता है। तो पूरा लाभ कितना है? 7200 रुपए। तो इसका 10% अलग करो पहले। भाई इसका 10% कितना होता है? 720 रुपया। यानी कि ये तो जेड का वेतन है, अलग से है ये, उसको शेयर अलग से मिलेगा, लेकिन ये वेतन के रूप में अलग से उसको 720 मिलते हैं। अब जो इनके बीच में बटेगा वो कितना होगा बच्चा? भाई 7200 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 720 माइनस कर दिया, तो कितना बटेगा इनके बीच में? 6480। कितना बटेगा? 6480 रुपए है जो इनके बीच में अब बटेगा फाइनली। तो किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में। तो हम कहेंगे 8 4 12, 12 और 3 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 6480। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 नहीं, 15 चौकू 60, 4 15 तिया 45, 15 दूनी 30। एक यूनिट 432। उसने पूछा जेड को अंतिम राशि कितनी मिलेगी। तो जेड का शेयर कितना है? 3 गुणा 432, ये आ जाएगा 1296। क्या आपका जवाब 1296 है? नहीं, उसका जो वेतन है वो भी जोड़िए। कितना? 720 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चा? 9 और 2 11, 7 2 9 और 1 10, 2016। यानी कि जेड के पास जो फाइनली पैसा आएगा वो 2016 रुपए आएंगे। ठीक है, 2016 रुपए जेड के पास आएंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, जिस कीमत पर उसने पहले खरीदा है उससे 10% कम पर खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होगा। यानी कि जो अब उसे नई कीमत पर खरीद रहा है ना, उस पर 25% का प्रॉफिट होगा। और ये 18 रुपए क्या है? पुराने वाले विक्रय मूल्य और नए वाले विक्रय मूल्य का अंतर, डिफरेंस। स्टार लगा लेना, अच्छा सवाल है। सवाल ने बोला एक व्यक्ति वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। पहली लाइन पढ़ो, बाद की 3 लाइन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। उसने बोला 15% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है कि अगर उसने 100 रुपए में खरीदा, सपोज दैट, तो उसने बेचा कितने में होगा? सर 15% लाभ, 115 में बेचा होगा। अगर 100 में खरीदा, 115 में बेचा होगा। अब सवाल कहता है कि अगर वो 10% कम कीमत पर खरीदता, यानी कि पहले खरीद रहा है 100 में, अब अगर 10% कम पर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 90 में। ये उसका नया क्रय मूल्य है, नया कॉस्ट प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस कह रहा है 18 रुपए कम में बेचता। ये तो थोड़ी देर के लिए इस लाइन को होल्ड करो।
तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। अब ये जो 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना उसे, ये नए क्रय मूल्य पर हो रहा है। यानी कि बच्चा अगर मैं उसका नया सेलिंग प्राइस आपसे पूछूंगा ना, तो आप कहेंगे सर 90 पर अगर 25% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा? 125% में। कितने में मेरे भाई? 125% में। तो उसका नया विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 90 का 125%। तो हम कहेंगे ओके जी, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 45 बार, 45 पंजे कितना होता है? 225 बटे 2, और ये आएगा 112.5। यानी कि उसका जो नया विक्रय मूल्य है 112.5 है। अब सवाल में देखो, पुराना विक्रय मूल्य कितना है? 115। नया विक्रय मूल्य कितना है? 112.5। भैया ये तो कम हो गया 2.5, और सवाल के अकॉर्डिंग तो 18 कम है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम है? 18 कम। तो हम कहेंगे बच्चे 2.5 यूनिट की वैल्यू 18 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 18 बटे 2.5, तो 100 यूनिट की वैल्यू, क्रय मूल्य पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस, तो 100 यूनिट है। तो हम कहेंगे 18 बटे 2.5 गुणा 100, पॉइंट हटेगा, एक जीरो आ जाएगी, 25 चौकू 100 और 18 चौक 72, यानी कि आपका जवाब है 720 रुपया। कितना है भैया? 720 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होगा। चलें आगे। नेक्स्ट, रवि अपनी साइकिल चला रहा है और दोपहर 1 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की योजना बना रहा है। उसने फिक्स किया कि मुझे 1 बजे पहुंचना है बिंदु ए पर। अब हुआ क्या कि अगर वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी साइकिल को चलाता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। कितने बजे? 12 बजे। ओके। लेकिन अगर वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचेगा, साइकिल चलाएगा, तो वह 2 बजे पहुंच जाएगा। तो बिंदु ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए? एक अच्छा सवाल जो पूछा गया है यूपीएसआई में। यस, ये वही सवाल है जो आपने किया है कि कोई व्यक्ति इतने की रफ्तार से गाड़ी चलाए तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा, इतने की रफ्तार से चलाए तो 2 घंटे लेट हो जाएगा। जहां पर हम रेशियो मेथड से चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, उसके सही पहुंचने का समय कितना है? 1 PM। भाई उसने फिक्स किया कि मुझे बिंदु ए पर जो है ना 1 बजे पहुंचना है। अब उसने दो चीजें की। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया तो वो पहुंचा 12 बजे। 12 बजे, 12 बजे का मतलब है बच्चा 1 बजे पहुंचना था, 12 बजे पहुंच गया, तो 1 घंटा जल्दी। क्या वो 1 घंटे जल्दी पहुंच गया? कब? जब उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है। यस और नो? 1 घंटे जल्दी पहुंच गया। और जब उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर है तो भाई साहब पहुंचे हैं कितने बजे? 2 बजे। तो जब वो 2 बजे पहुंचे हैं तो क्या मेरे भाई वो 1 घंटा लेट हो गया? बताइए। जब वो 2 बजे पहुंचा है तो क्या वो 1 घंटा लेट है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल लेट है। और जब उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर है, आप मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रेशियो चाल का होगा उसका अपोजिट रेशियो समय का होगा? क्योंकि बिंदु ए तक की दूरी उसके घर से सेम रहेगी, चाहे वो 30 की रफ्तार से जाए चाहे वो 20 की रफ्तार से जाए, दूरी नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो दूरी का रेशियो कितना आ गया? सॉरी, चाल का 3:2 का। तो मेरे भाई ये तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दो, 2:3 हो जाएगा। यानी कि पहले उसको 2 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 3, तो टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट। और सवाल के अकॉर्डिंग जल्दी और लेट का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। क्या ये बात आपको क्लास में सिखाई गई कि 1 घंटा जल्दी और 1 घंटा लेट
इन दोनों का अंतर हमेशा ऐड होगा, जल्दी और लेट का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है। तो 1 यूनिट 2 घंटे, तो 2 यूनिट का मतलब 4 घंटे हो गया। क्या हो गया? 4 घंटे। यानी कि जब उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है तो भाई साहब को 4 घंटे लगते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लगा? 4 घंटे। तो भैया 120 किलोमीटर की तो दूरी है। बहुत सारे सवालों में केवल यहीं तक आपसे बात करेगा कि भाई दूरी बताओ, तो आपका जवाब कितना आएगा? 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें उसने कुछ इंटरेस्टिंग पूछा। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि ठीक दोपहर 1 बजे अगर उसे पहुंचना है तो उसका स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ठीक अगर 1 बजे पहुंचना है, आप मुझे बताइए, जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया तो क्या वो 1 घंटे जल्दी पहुंच गया था? इसका मतलब मैं कहूंगा कि जब वो 4 घंटे में पहुंचा तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंच गया था। तो अगर मैं आपसे उसका सही समय पूछूंगा, सही समय क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जब वो 4 घंटे में पहुंचा है ना तो वो 1 घंटे जल्दी पहुंच गया, मतलब अभी 1 घंटे और लेट आ सकता है। तो सही समय उसका 5 घंटे है। दूरी 120 किलोमीटर की है, तो सही चाल कितनी हो जाएगी? 120/5। आप कहेंगे सर 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, जो बिल्कुल सही वाली है। ये भी एक गजब का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने गलती से रख दिया यूपीएसआई में। हालांकि उसने आसान ही रखे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था जो रखा। और ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में पढ़े हैं। मैंने क्या, कोई भी टीचर ने अगर आपको पढ़ाया होगा तो ये क्वेश्चन तो जरूर कराया होगा। सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। चलिए आते हैं ए और बी। एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में उसे पूरा करेंगे? यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया सवाल। बच्चे ए और बी मिलकर कितने समय में कर सकते हैं? 10 दिन में। बी और सी मिलकर बचा 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 12 दिन में। क्या मैं यहां एक चीज देख रहा हूं कि यहां बात 3 लोगों की हो रही है, और उन 3 लोगों में से उसने 2-2 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। 3 लोगों में से 2-2 लोगों का। तो जल्दी से मुझे एलसीएम बताना जरा, 10, 15 और 12 का। सर 60 होता है। 10 छिक्कू 60, 15 चौकू 60, 12 पंजू 60। एक ट्रिक मैंने आपको सिखाई, अगर याद हो तो, ना हो तो अब बता रहा हूं, याद रखना कि अगर 3 लोगों में से 2-2 लोगों का जोड़ा बनाएगा, ए बी सी 3 लोग थे, ए बी बी सी सी ए, 2-2 लोगों का अलग अलग जोड़ा बनाया। अगर हमें तीनों लोगों की एक साथ कंबाइंड एफिशिएंसी, कार्य क्षमता चाहिए, ये तो 2-2 लोगों का ग्रुप है, और हमें चाहिए एबीसी की क्षमता। तो ट्रिक है, याद रखना कि इन दोनों की क्षमता बताओ। 2-2 लोगों की जो क्षमता आई है सबको जोड़ो। 6 और 4 10, 10 और 5 15, यहां लिख दो। ए बी बी सी सी ए तीनों की क्षमता कितनी है? 15। एक काम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ये जो 15/2 आया है, ये एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। बात क्लियर है? एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 15/2। क्यों? क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 कॉमन आ जाएगा, ये जुड़कर डिवाइड चला जाएगा। लेकिन इसे आप एक ट्रिक के रूप में याद रखिए। अब उसने कहा तीनों मिलकर कितने समय में काम पूरा करेंगे। काम है 60, तीनों की क्षमता है 15/2, तो ऊपर चला जाएगा। 15 चौकू 60, 4 दूनी 8। तो तीनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर देंगे। कह रहा है यदि एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 क्रमागत विषम ऑड नंबर्स हैं और उनका एवरेज है 54, तो एक्स प्लस डब्ल्यू और वाई प्लस जेड के बीच क्या अंतर होगा? भाई 4 क्रमागत संख्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मैं क्या 4 स्पेस बना दूं, जगह बना दूं? एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मैंने क्या किया? 4 स्पेस बना दिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है ना,
बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो अगर उसने 4 क्रमागत संख्या का एवरेज 54 दिया है तो ये बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी, यानी कि यहां पर कहीं 54 होगा। अब ना कोई सी भी जगह पर जो 4 स्पेस मैंने दिए किसी भी जगह पर ये 54 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एवरेज अगर हम कहीं भी रखते हैं फिर वो एवरेज नहीं बनता है। एवरेज का मतलब है बिल्कुल बीचों बीच। अब 54 से अगली विषम संख्या कौन सी है? उसने विषम ऑड बोला है ना। 54 से अगली विषम 55, 55 से अगली विषम 57, 55 से पहली विषम 53 और 53 से पहली विषम क्या है? 51। ये चारों संख्या आपके सामने आ गई। सवाल ने कहा कि x प्लस डब्लू और y प्लस जेड का अंतर। x प्लस डब्लू, बच्चे x प्लस डब्लू पहली और लास्ट का अगर मैं करूं, मैं आपको ये फिर बिना सॉल्व किए भी सिखाऊंगा। ये आएगा 51 प्लस 57, कितना आ गया? 7 और 1 8, 5 5 10। और y प्लस जेड, y प्लस जेड का योग कितना आ गया? 53 और 55, ये भी 108। आप कहेंगे कि सर इनका अंतर पूछा है तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? 0। भाई 108 माइनस 108 0। और मैं कहूंगा कि आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आप मुझे एक बात बताओ, क्रमागत संख्या है पहली बात, तो जो हर संख्या का गैप होगा क्या वो बराबर होगा? ये सवाल देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा मैं वो बता रहा हूं, आपके में भी वही आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की तरफ आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये तो रट्टाफिकेशन हो गया, आंसर आएगा लेकिन एक रट्टाफिकेशन हो गया। अब सुनो, क्रमागत संख्या है, हाँ जी, हर दो संख्या के बीच गैप बराबर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और उसने बोला विषम, तो विषम संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है? 2 का गैप होता है। संख्या कितनी है? 4। और उसने दो दो संख्या को अलग अलग जोड़ लिया। उसने जोड़ लिया x प्लस डब्लू, वाई प्लस जेड। अगर दो संख्या का जोड़ करेंगे, दो संख्या का जोड़ करेंगे, उनका डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा भैया। इन दो संख्या का टोटल डिफरेंस हो जाएगा 4, इन दोनों संख्या का टोटल डिफरेंस हो जाएगा 4, 4 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 0। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर इस तरीके से कर लो, कोई बात नहीं। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं, 3 5 7 के रेशियो में है। यदि उस बैग में टोटल धन राशि 980 रुपए है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रामबाण सीरीज करना शुरू कर दिया है यूट्यूब पर, जो मैंने आपको 2-3 दिन से सजेस्ट कर रहा हूं कि वो रामबाण सीरीज आप यूट्यूब पर सर्च करिए। 25 क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस 25 क्लास नहीं है, वो 25 टॉपिक है। और वो 25 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में बच्चे वास्तव में बहुत काम आने वाले हैं। ये मत सोचना सर वो तो जीडी के लिए है, नहीं, वो टॉपिक है, उन्हें एक टॉपिक की तरह पढ़ना है आप लोगों को। मैं नहीं कह रहा 25 के 25 पढ़ो, जो टॉपिक आपको नहीं आते, और उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या जिनमें आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, या मॉक टेस्ट में जिन टॉपिक से आपसे आपके क्वेश्चंस कटते हैं ना, यार इस तरह के सवाल हर बार गलत हो जाते हैं, वही टॉपिक आपको वहां देखने को मिलेगा, देख लेना। मनी बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है भैया, मोटा मोटा पैसा है। और सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर का रेशियो कितना है भाई? नंबर का रेशियो है 3, 5 और 7। जब भी संख्या का रेशियो दिया होगा तो हमें निकालना है मूल्य का रेशियो। जब भी संख्या का रेशियो दिया होगा तो हमें किसका रेशियो निकालना है? मूल्य का रेशियो। कैसे निकालते हैं भैया? सीधा मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो ये यूनिट सेम होनी चाहिए, ये अगर रुपए में है तो ये भी रुपए में, ये भी रुपए में होना चाहिए, तीनों रुपए में होने चाहिए, पैसे में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक भी पैसे में है तो फिर तीनों को पैसे में बदलना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 एकम 3, 5 पूरे 25 और 10 सत्ते 70। तो मूल्य का रेशियो कितना आ गया? या रेशियो मत लो, इसको ऐसे ही रहने दो, 3 25 और 70। अब उसने कहा टोटल धनराशि तो 980 रुपए है, तो हम कहेंगे 70 25 95 और 3 98। 98 यूनिट की वैल्यू 980 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10।
तो आपसे कह रहे हैं कि 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के की संख्या 7 है, तो 7 × 10, क्या जवाब होगा? 70। सभी का आ रहा है? बढ़े आगे, ये करिए सवाल जरा, बताओ भाई। क्या जवाब होगा? 11.4 बार, 22.56 7 बार, और बार केवल 6 7 के ऊपर है। 33.59 बार, बार केवल 9 के ऊपर है। आप इसे उस तरीके से मत जाना कि बटे, बार को हटाकर बटे 9, इस घटाओ वो घटाओ, बहुत लंबे फंस जाओगे। एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि जो बार होता है, बार का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन। क्या होता है बच्चा? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन, अनगिनत बार रिपीटिशन होता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं 11.4 बार है ना, तो क्या मैं इसको 4 4 4 4 4 4 6 7 बार लिख दो, बस ज्यादा बार नहीं, 6 7 बार लिख दो चलेगा, थोड़ा सा और लिख दो 2 3 बार, ठीक है? क्यों? अभी बताऊंगा। ये है 22.5, और जो बार है वो 6 7 के ऊपर है, यानी कि रिपीटिशन जो होगा वो 6 7 का होगा। फिर है 33.5 और 9 के ऊपर बार है, यानी कि रिपीटिशन किसका होगा? रिपीटिशन बच्चा 9 का होगा। अब सवाल ने क्या बोला कि पहले और दूसरे के बीच में प्लस का साइन है और तीसरे को माइनस करना है। पहले और दूसरे को जोड़ना है और उसमें से तीसरे को माइनस करना है। तो आप भी क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, तीसरे को माइनस करो, वो पीछे से करते आओ। 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, यह आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 1, यह आएगा 2, 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 5 4 9, 9 9 में से 5 गया 4, 22 11 33, 33 में से ये गया 0। अब आप देखो रिपीटिशन किसका हुआ है। अगर मैं 0.4 को साइड कर दूं तो रिपीटिशन 1 2 1 2 1 2 1 2 का हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बार लगेगा वो 1 2 के ऊपर लगेगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जवाब ऑप्शन सी होगा? तो आप बताइए, क्या इससे आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चन का कोई मिलेगा आपको? नहीं। तो कभी भी ये बार वाला क्वेश्चन आए, जोड़ने घटाने वाला, इस तरीके से आपने करना है। पहले दो को जोड़ो, तीसरे को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि पहले दो के बीच में प्लस का साइन है और तीसरा माइनस है। आपका जो रिपीटिशन आएगा पीछे से होता हुआ, वही आपको पता चल जाएगा कि उसी के ऊपर बार लगना है। चलें आगे, नेक्स्ट। दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर तो दूसरे की रफ्तार बताइए क्या होगी? भाई समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है, 200 200 मीटर की है, ये भी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर। ये अगर इधर 90 की रफ्तार से चल रही है, दूसरे की रफ्तार बतानी है, और अगर ये 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं तो लगा दो डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस क्या होती है? दोनों की ऐड होगी, 200 200 400 मीटर है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। और चूंकि हम किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो 5 धाम 50 और 50 अट्ठे 400, 18 की 8 में गुणा करेंगे तो 90 प्लस बी बराबर कितना हो गया? 18 अट्ठे 144। तो यहां से बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 144 माइनस 90, कितना आएगा बच्चा? 54 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे ये मत सोचना कि सर ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि 5/18 से गुणा कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जो 90 प्लस बी सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड है ना, ये 5/18 से गुणा होके बदलेगी मीटर पर सेकंड में। ब्रैकेट के अंदर तो 90 भी अपने आप में किलोमीटर पर आवर में है, और ब्रैकेट के अंदर तो बी अपने आप में किलोमीटर पर आवर में है। ये इन दोनों की रिलेटिव स्पीड को आपने 5/18 से गुणा किया है।
तो यहां से जो बी की वैल्यू आएगी वो तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका परिमाप 196 मीटर है। एक वर्ग है जिसका पेरीमीटर 196 मीटर है। भाई एक वर्ग मैं यहां बना रहा हूं, इसका परिमाप 4a किसके बराबर है 196। तो a कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 नाम 36। अब ये इस वर्ग की भुजा है और यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला। और यही किसके बराबर है, रेडियस। तो इसका क्षेत्रफल बताना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 49 इंटू 49। तो 7 सत्तू 49, 7 नाम 63, 6 7 चौक 28, 6 34 गुणा 22। तो 22 दिया 66, 22 चौक 88 और 6 94, 22 दिया 66 और 9 75। 7546 आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सवाल यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन है। दी गई तालिका, आसान है, जल्दी से करो, बोनस क्वेश्चन मान सकते हो इसे। दी गई तालिका में उन लोगों की संख्या दिखाई गई है जो विभिन्न रंगों को पसंद करते हैं। रंग लाल, नीला, हरा, पीला और अन्य लोगों की संख्या। मतलब ये मानो कि ये बिल्कुल रद्दी सवाल है। हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले में कितना अंतर है। भाई हरे रंग को पसंद करने वाले 24 और लाल रंग को पसंद करने वाले 10, अंतर कितना है 14 का। ये सवाल पूछा उन्होंने, किसने, क्या ही कहूं इनके बारे में। चलो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुना हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। भाई 15 साल में दोगुना। देखो अगर ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो तरीका अलग होगा करने का, अगर ये सवाल साधारण ब्याज का है तो तरीका अलग होगा करने का। बच्चे यहां चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगर उसने बोला 15 साल में दोगुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो चीजें चलती है ना वो पावर में चलती है, किसमें, घात में चलती है। तो दोगुने का मतलब है 2 की पावर 1। कितने साल में मेरे भाई, 15 साल में। उसने पूछा 4 गुना, 4 गुने को क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं 2 की पावर 2, बोलिए हाँ। तो अगर आपको यहां 2 की पावर 1 15 साल है, 2 की पावर 2 पूछा है, इस पावर को उठाकर सीधा समय से गुणा कर दो, तो आपका जवाब होगा 30 साल। क्या होगा, 30 साल बिल्कुल करेक्ट है, 30 ईयर्स। एक पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 साल है। यदि 5 साल के बाद पिता और बेटे की आयु, पिता की आयु बेटे की आयु का 5 गुना है, तो 5 साल पहले पिता की आयु क्या थी। देखो वर्तमान योग दिया हुआ है, वर्तमान प्रेजेंट में फादर और सन का योग कितना है, 50 साल। ये प्रेजेंट है, वर्तमान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 वर्ष बाद आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं 5 साल के बाद योग कितना होगा, तो क्या पिताजी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी और बेटे की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में दोनों का योग 50 साल, तो 5 साल बाद कितना योग होगा, आप कहोगे 55 साल। नहीं, पिताजी की भी 5 साल बढ़ेगी, बेटे की भी 5 साल बढ़ेगी। तो आप कहेंगे कि सर 5 साल बाद जो योग हो जाएगा ना, दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, यानी कि 5 साल के बाद जो सम होगा वो 60 साल होगा, ना कि 55, 60 ईयर्स। अब 5 साल बाद उसने बोला है 5 साल बाद फादर बेटे की आयु का 5 गुना है, तो बेटे की आयु अगर 1 है तो फादर की कितनी है, 5 यूनिट। तो 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 5 साल बाद 60, 1 यूनिट 10, तो पिताजी की कितनी है, 50 साल। यानी कि पिताजी की उम्र अब से 5 साल बाद 50 साल होगी। अब से 5 साल बाद, वो क्या पूछ रहा है, 5 साल पहले। सबसे पहले एक बात बताओ, ये तो 5 साल बाद की उम्र है पिताजी की। अगर मैं वर्तमान उम्र पूछूंगा तो आप 5 घटा दो इसमें से, 45 साल के रहे होंगे आज वर्तमान में। और उसने पूछा 5 साल पहले, 5 ईयर एगो,
तो फिर 5 घटा दो इसमें से, तो 5 साल पहले ये तो 40 साल के रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्या रहे होंगे 5 साल पहले? 40 साल के। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? सबसे पहले जब भी परसेंटेज और मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिक्स होकर आपसे पूछे तो याद रखना, जो चीज पूछी जा रही है उसका फॉर्मूला आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। अगर उसने पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोले का, तो भाई आपको पता होना चाहिए 4πr² होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। गोले के सारे फॉर्मूले लिखवा दूं? चलो, ये गोला एक गेंद बॉल की तरह होता है जिसका आयतन होता है 4/3πr³, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे 4πr²। और याद रखना एक ही सरफेस एरिया होता है 4πr², दो दो नहीं होते हैं बाकी की तरह। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं अर्धगोला, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आयतन होता है, उसका आधा कर दो, इसका आधा 2/3πr³। इसके दो सरफेस एरिया होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है आपका 2πr², और एक होता है टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 3πr²। ओके, ये आपका गोले का हो गया, ये अर्धगोले का हो गया। हमसे पूछा है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। जब भी परसेंटेज की बात होगी ना तो जो कांस्टेंट टर्म होंगे हमें उनसे मतलब नहीं है, 4π से मतलब नहीं होगा, प्रतिशत चेंज में इनका कोई रोल नहीं है, ये कट जाते हैं रेशियो में आके। हमें मतलब है त्रिज्या कितनी बार बदली? सर त्रिज्या बदली है 2 बार। यानी कि जो उसने बोला है ना त्रिज्या दोगुनी कर दी, पहले अगर 1 यूनिट थी तो बाद में कर दी 2 दोगुनी, और ये कितनी बार? 2 बार बदलनी है। तो यहां लिखो 1, यहां लिखो 4। तो आप ये देखो कितने परसेंट का बदलाव आया है। तो पहले तो ये देखो बदलाव कितने का है? 3 का। बदलाव कितने का है? 3 का। और अगर हमें प्रतिशत में देखना है तो 3/1 और गुणा 100। आप कहेंगे 300%। 300%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। एक कारखाने में 3 मशीन अपना चक्र पूरा होने के बाद बीप की आवाज करती हैं। मशीन ए 18 सेकंड में बीप की आवाज करती है, बी हर 30 सेकंड में करती है, और मशीन सी हर 45 सेकंड में करती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार एक साथ बीप कब करेंगी? एलसीएम ले लो, जो उनके अलग अलग बीप करने का समय है ना उसका एलसीएम ले लो और इस 8 बजे में जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा अगली बार उन्होंने बीप कब किया। तो आप कहेंगे कि सर एलसीएम ऑफ अलग अलग समय 18 सेकंड, 30 सेकंड और 45 सेकंड कितना आता है? 90 सेकंड। यानी कि हम कहेंगे कि अगला जो बीप है ना वो 90 सेकंड के बाद है। 90 सेकंड, यानी कि हर 90 सेकंड में वो एक साथ बीप करती हैं, हर 90 सेकंड में। तो 8 बजे अगर उन्होंने बीप किया तो 90 सेकंड को अगर मैं मिनट में चेंज करूं तो 1 मिनट 30 सेकंड में बोलूंगा भाई, 60 सेकंड अलग कर दो 1 मिनट और बची 30 सेकंड अलग कर दो। यानी कि वो एक साथ जब बीप करेंगी तो 1 मिनट 30 सेकंड के बाद बीप करेंगी। तो पहला जो बीप होगा वो कब होगा? आप कहेंगे 8 बजे में, 8 बजे कर 1 मिनट और 30 सेकंड, ये है अगला बीप। 8 बजकर 1 मिनट और 30 सेकंड। क्या कोई कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, ये वाला ऑप्शन 8-1-30, पता है कई बार वो क्या कहता, इसकी जगह पर वो इसका डबल कर देता,
2 मिनट 60 सेकंड, यानी कि वो ये कह देता 8 बजकर 3 मिनट, एक ऑप्शन वो ये रख देता, तो आपका जवाब फिर ये होता। पता है क्यों? उसने बोला है कि हर 1 मिनट 30 सेकंड में वो एक साथ बीप करती है, हर 1 मिनट 30 सेकंड में। तो पहली बार 8 बज के 1 मिनट 30 सेकंड पे बीप करेंगी, अगली बार फिर इसमें 1.5 मिनट जोड़ दो, अगली बार वो 8 बज के 3 मिनट पे बीप करेंगी, फिर इसमें 1.5 मिनट जोड़ दो। यानी कि कहीं भी अगर सवाल में आपको ये पहला वाला जोड़ने पर ऑप्शन ना मिले तो उसमें एक और जोड़ के देख लेना, एक और जोड़ के देख लेना, हो सकता है 2-3 जोड़कर सवाल में। कई बार एग्जामिनर कुछ खुराफाती करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये क्यूब है। हाँ क्यूब है, क्या काहे परेशान होते हो? 4/3 पाई आर क्यूब है ना। एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बच्चा कह रहे लेवल बढ़ाओ। बेटा तुझे कसम है दुनिया के, तुझे डोनाल्ड ट्रंप की कसम है, अगर इस सवाल का जवाब तूने नहीं दिया मुझे, जो ये लेवल बढ़ाओ कह रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप की कसम है, अगर तुमने ये जवाब नहीं दिया ना तो डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में है। फिर मैं चाहता हूं कि तू इसका जवाब दे। अब देखता हूं लेवल बढ़ाओ वाले ने पेन उठाया है कि टाइपिंग पे ही वो एग्जाम क्लियर करने की सोच रहा है। अगर आज इसका जवाब आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप बच गया। मुश्किल लग रहा है बचना, मुश्किल है सर बचना डोनाल्ड ट्रंप का। एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का, घनाभकार, ये घनाभकार करना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी? घनाभकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ बता सकते हो? नहीं बता सकते, तुम बता ही नहीं सकते इसका। भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है? 20, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH, 256। और हमसे पूछा है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, क्या फॉर्मूला होता है उसका? विकर्ण, √L² प्लस B² प्लस H²। ये इसका विकर्ण होता है घनाभ का, और यही विकर्ण का मतलब होता है लॉन्गेस्ट रॉड जो कि कमरे में रखी जा सकने वाली है। तो हमें √L² प्लस B² प्लस H² तक पहुंचना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में है जिसमें ये भी यूज होता हो, ये भी यूज होता हो, ये भी यूज होता हो? क्योंकि L, B और H अलग अलग वैल्यूज तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर L की अलग वैल्यू निकालेंगे, B की अलग, H की अलग, भूल जाओ, नहीं निकाल पाओगे। आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला याद रखना है या पता होना चाहिए जिसमें ये तीनों यूज होते हो। वो होता है L प्लस B प्लस H। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB BC प्लस CA। ये होता है एक फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB BC CA। आपको ये भी दिया हुआ है, आपको ये भी पूरा का पूरा दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालकर उसका अंडर रूट कर देना। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, L² प्लस B² प्लस H², और इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 256। तो ये हो गया 400, और 400 में से 256 घटेगा
तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 256 घटेगा तो 144 बचेगा। और अगर दोनों तरफ मैं अंडर रूट लगा दूं, क्योंकि मुझे अंडर रूट वाली वैल्यू चाहिए, अंडर रूट वाली वैल्यू चाहिए ना, तो अंडर रूट ऑफ 144 कितना हो जाएगा, 12। तो उस छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, 12 हो जाएगी। बिल्कुल सही है और अच्छा सवाल है। चलिए इस पे आइए, पढ़िए आराम से सवाल को। नीचे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न मदों पर एक परिवार के मासिक खर्च को दर्शाता है। यदि कुल आय 70,560 है तो शिक्षा और किराए पर खर्च की गई राशि में अंतर। भाई शिक्षा पर कितनी राशि खर्च की गई है बच्चा, शिक्षा कहाँ है, ये 30%, और शिक्षा और किराया, किराए पर कितनी खर्च की गई है, 20%। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10%। तो आपको 70,560 का 10% बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7056 कितना आएगा, 7056। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप 20 घंटे के लिए खोले गए तो कितना भाग अभी खाली रह जाएगा। आप क्या करो, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालो। बच्चे एक्स 60 घंटे में भर सकता है, वाई 72 घंटे में, एलसीएम कितना आएगा जरा बताना मुझे, 360 ही आएगा ना भाई, 72 पंजे 360 होता है और 6 छिंग 36 होता है। अब सवाल कहता है दोनों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला गया, तो दोनों ने 20 घंटे में कितना पानी भर दिया, ये आप मुझे बताइए। एक्स प्लस वाई ने मिलकर 20 घंटे में, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 11 गुणा 20, सर 220 यूनिट पानी भर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा है शेष, आप कहेंगे 360 में से 220 माइनस कर दो, 140 बचा है सर। अभी कितना बचा है, 140। और कितना हिस्सा उसने पूछा, कितना हिस्सा पूछा है, तो 140 बटे टोटल कितना है, 360। तो 2 सत्ते 14 और 2 से जाएगा 18 बार, तो 7/18 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। ये तो सबने कर लिया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। 8 वस्तुएं खरीदने पर 11 वस्तुएं पाओ, डिस्काउंट कितना है। दो तरह से सवाल पूछा जाता है। एक तो कहेगा बाई 3 गेट 1 फ्री, ये फ्री वर्ड यूज करेगा कि 3 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, ये मुफ्त वर्ड यूज करेगा। तो ऐसे केस में जो परसेंट डिस्काउंट होता है, वो जो मुफ्त में चीज मिलती है उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो और गुणा 100। ऐसे केस में जहां पर मुफ्त वर्ड यूज हो। लेकिन सवाल कहता है कि 8 खरीदो और 11 वस्तुएं टोटल पाओ। 11 के साथ उसने मुफ्त वर्ड यूज नहीं किया, फ्री वर्ड यूज नहीं किया। सवाल कहना चाहता है कि 8 के तो पैसे दे दो और टोटल 11 अपने घर ले जाओ। तो अगर मैं यहां से पूछूंगा कि मुफ्त में कितना मिला है उसे, फ्री में कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर 11 माइनस 8, यानी कि 3 वस्तु मुफ्त में मिली है उसे। 3 वस्तु कितने में मिली है, फ्री में मिली है। तो परसेंट डिस्काउंट बताना है तो मुफ्त वाली वस्तु 3 ऊपर, और टोटल टोटल अपनी घर पे कितनी लेके गया है वो 11 और गुणा 100। 3/8 नहीं करेंगे बच्चा, गलत। नीचे टोटल वस्तु रखनी है, टोटल घर पे कितनी लेके गया है वो। आपका जवाब कितना होगा, 300/11%। तो 11 दूनी 22, 8 और 11 सत्ते 77, 27 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ वो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, अब देख लो इसे। 27 पॉइंट कितना है, 3 11 दूनी 22, 27.2 के आसपास आपका जवाब आएगा। तो एक ऑप्शन जोड़ लेना, 27.2%। नहीं, 37.5% नहीं आएगा, नीचे हमेशा टोटल को लिखते हैं कि फ्री में कितना मिला। जैसे यहां पर अगर मैं डिस्काउंट देखूंगा तो 1 फ्री में,
टोटल कितना लेके गया है 4 गुणा 100 यानी कि 25% का डिस्काउंट है। कितने का? 25% का। ओके, चले आगे। चलो, कह रहा है एक साहूकार 30,000 के दो भाग, पहला 8% की दर से, दूसरा 9% की दर से ऋण देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज 2650 है और 8% पर कितना पैसा दिया गया। अगर उसने साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं ब्याज की दर 8% और 9%, तो आपको एलिगेशन मेथड से जाना है। आप देखो कि उसे एक साल में वार्षिक ब्याज कितना है 2650, तो ओवरऑल रेट कितना है? ओवरऑल रेट है एक साल का ब्याज 2650। मान लो अगर यहां 2 साल का दिया होता तो तब भी मैं एक साल का ब्याज निकालता, क्योंकि ब्याज की दर का मतलब ही होता है एक साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो 2650 बटे 30,000 और गुणा 100, ये जाएगा 5 छंग 30, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, यानी कि 53/6%। अब आप एलिगेशन लगा दो, एक को उसने 8% पर दिया, दूसरे को 9% पर, ओवरऑल उसे 53/6% का प्रॉफिट हो गया। 6 की गुणा तीनों में कर दो तो ये आएगा 8 छंग 48, 9 छिक्को 54 और 6 से 6 गया। बड़े में से छोटा घटाओ, 54 में से 53 गया 1, 53 में से 48 गया 5। ये जो रेशियो बना है ये बना है उनके बीच जो पैसा बटा है। हम कहेंगे कि सर 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू 30,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5,000। तो आपसे उसने बोला है 8% पर कितना पैसा दिया 1 यूनिट, तो वो 5,000 के बराबर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहां पर आकर आपका प्रैक्टिस सेट होता है एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे। मुलाकात होगी अब हमारी मंडे में, तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।